प्रस्तुत है कहानी बुढ़िया के गहने। आजकल के युग में हर कोई चाहता है कि उसका एक बेटा हो, कारण कि वो बने बुढ़ापे का सहारा। दोस्तों, क्या होता है इस कहानी में, जब एक बूढ़े दंपति का नौजवान बेटा अकाल मृत्यु का हो जाता है शिकार, और बुढ़ापे के सहारे के लिए और प्रौढ़ावस्था में वो एक बच्चे को ले लेते हैं गोद, लेकिन जवान होते ही बुढ़िया के वो गहने चुरा कर भाग जाता है। बुढ़िया के गहने, वो बुढ़िया ने अलाव जलाया और वक्त के साथ ठंडी हुई अपने हड्डियों को दाबने में पड़ी। बूढ़ा कुछ विचार करता हुआ बोला, क्या वो कभी नहीं आएगा? एक आखिरी सहारा बचा था वो, अब वो हाथ से निकल गया, अब हमारा क्या होगा? बुढ़िया बोली, अब भाग्य को जो मंजूर था वही होना था। हम कलयुग के बूढ़े हैं और वो भी निसंतान, तो फिर क्या दुख करें और क्या सुख। अब वो इतने वर्ष हमारा पुत्र बनकर रहा, और अब जब समय उसके वंश को आगे देखने और अपनी क्यारी में उगते फूल देखने का था, तो ईश्वर ने उसकी बुद्धि में भी कोई प्रपंच कर डाला। बूढ़ा बोला, अब ले गया है वो तुम्हारे सब पीतल, चांदी और सोने के गहने। बुढ़िया बोली, तुम्हारी भी तो सोने की नंतियाँ, कानों में डालने वाली बालियाँ ले गया है। अब हम बिल्कुल निहत्थे हो गए हैं। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, जो जिसका था उसका हो गया। जिंदगी बुलबुले की तरह है, कहने को किसी ने यूं ही नहीं कहा है। बुढ़िया उठी और सीधे आंगन के एक तरफ छोटी सी क्यारी की ओर छोटे छोटे भिंडी के पौधे के इर्द गिर्द उगे खरपतवार को काटने लगी और बोली, बुलबुला हो चाहे गुब्बारा, जब तक शरीर में ऊर्जा और श्वास का बंधन रहता है तब तक ही जिंदगी चलती है। वैसे हम अभागों के साथ जिंदगी ने कई खेल खेले हैं, बस कोई इस जिंदगी के ख्वाबों के झांसे में ना आए। बूढ़े ने बुढ़िया के करीब पहुंचकर क्षीण आवाज में कहा, जब तक मेरी काया सही सलामत थी मैं निरंतर काम करता रहा, और तुम जब एक लड़के की माँ बनी तो मुझे खुद पर गर्व हुआ कि मानो तुम और मैं सृष्टि के निर्माण के भागीदार हैं। फिर मुझे अभिमान का एहसास हुआ, पर ईश्वर बहुत बड़ा चौकीदार है। वो हर दुनियावी मोह पर नज़र रखता है, वो हमारी परीक्षा ले सके, इसलिए उसने हमारे बेटे को ठीक उसकी शादी से पहले इस दुनिया से उठा लिया। तब मेरे हाथ से बंदूक छूट गई थी जब मैंने अपने बेटे की मौत की खबर सुनी थी। मेरे अभिमान का बरगद आसमानी बिजली से स्वाह हो गया था। अब ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी हमें इस मोड़ तक ले आई है, तो फिर एक धोखा और सही। तुम्हारी क्या राय है मेरे बूढ़े साथी? बुढ़िया बोली, मुझे तो दुख इस बात का है कि ये सब उसका ही तो था। तू भागा क्यों हमें छोड़कर? मैंने पहले ही कहा था कि ये उसके नाम मत करो, मत लिखो वसीयत उसके नाम की, और तुमने लिखी थी तो उसे बता तो देते, तो वो भागता तो नहीं। बूढ़ा दूर क्षितिज की ओर देखता हुआ बोला, वो एक दिन जरूर लौटेगा, तुम मुझ पर विश्वास करो। उसका लालच उसको फिर से हमारे कदमों में झुकाएगा। बुढ़िया बोली, मैं पहले तो अपने जवान बेटे के जाने का गम मनाती रही, और जब मेरे आंसू सूखने लगे तो तुम उसे कहीं से उठा ले आए और बोले थे, इसे ही अपना बेटा मान लो। इस उम्र में तुम गर्भवती तो हो नहीं सकती, पर माँ तो बन सकती हो, इसलिए पाल पोस कर उसे इतना बड़ा बना दिया था। बेड़ा गर्क हो इन आस पड़ोस वालों का, जिन्होंने उसके आते ही उसके बचपन की हकीकत बता दी। वो ढंग से हमारा बेटा भी तो नहीं बन पाया था, पढ़ा भी नहीं, बस उसने तो अपने आप को नौकरी समझा इस घर का। अब बूढ़े बुढ़िया का ख्याल रखना कोई नौकरी थोड़ी होती है। तुम भी हर महीने उसको तनख्वाह की तरह पैसे पकड़ाते रहे। उसकी तो आदत ही नौकरों जैसी हो गई थी।
अब भुगतने के लिए तैयार रहो। बूढ़ा खांसता हुआ बोल पड़ा, यदि मुझे स्वप्न में भी इसका ख्याल होता कि वो इस तरह चोरी करके भाग जाएगा तो मैं उसे एक दिन उसका हिस्सा देकर पहले ही कहीं भेज देता। पर तुम चिंता न करो, वो फिर आएगा। जिस वकील ने मेरी वसीयत लिखी है उसने मुझे विश्वास दिलाया है कि तुम्हारे रुपए पैसे को कोई भी यूं ही नहीं उड़ा पाएगा। बुढ़िया बोली, क्या खाक लिया होगा? मेरे तो पुरखों की निशानी के गहने भी चले गए। बूढ़ा हंसते हुए बोला, तो क्या तुम्हारी बहू डालती उन अजीब से पुराने रिवाज के गहनों को? अब तो उसने किसी सुनार को बेचकर नोट भी जेब में ठूंस लिए होंगे। अच्छा, जैसा ईश्वर ने हमें ये काम दे दिया है कि हम इन बुढ़ी आंखों से उसका इंतज़ार तो कर सकते हैं। मैं तो करूँगा और तुम भी अपने आप को समझा लो कि वो वापस ज़रूर आएगा। कुछ महीनों के बाद भूतपूर्व लगभग आधा अब्दा फौजी अपने छोटे से स्लेटों की छत व लकड़ी के घर में जिंदगी की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। वस्तुतः जहां वो रहता है वो अब कहने लायक भी घर नहीं बचा था। आंगन के आगे पसरा चौड़ा बगीचा सड़ी हुई डालियों से भरा था, जिन्हें हवा के झोंकों तूफानों ने चारों ओर बिखेर कर रख दिया था। बूढ़े का कुत्ता कभी कभार गुर्राने वाला भी आज अपने मालिक की तरह अंतिम घड़ियां गिन रहा था। अब वो भौंक भी नहीं सकता था। बूढ़ा अपने कमरे में दमे से मरने वाला था। बुढ़िया उसके सिरहाने बैठी थी। तभी किसी ने बगीचे को पार किया और बड़ी मुश्किल से जंग लगे फाटक को खोला और अंदर घुस गया। उसके पैरों से पत्तों की चमराहट भी सुनी जा सकती थी। कहने को तो सब उसकी जान पहचान सा लग रहा था, फिर भी मात्र कुछ समय में सब कुछ तहस नहस सा हो गया था। उसकी नज़र उजड़े बगीचे के हर कोने पर पड़ी। इस परिचित अतिथि का बगीचे की कई कोंपलों ने जैसे स्वागत किया। पक्षी चहचहाए, आसमान में सफ़ेद बादलों ने मुस्कुराहट की छवि बनाई। बरामदे में पहुंचकर लज्जित आवाज़ में अतिथि ने आवाज़ लगाई, बाबा, मैं आ गया हूँ। उसकी आंखों में क्षमा याचना थी। वो अपने आश्रयदाता के पास अपमान, निरादर और अवहेलना के इंतज़ार में धीरे से दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। बूढ़े की कांपती जुबान और बुझती आंखों ने उसे पहचान लिया था। मुझे पता था कि तुम आखिर आओगे राजकुमार। अच्छा, मैंने तो अब तैयारी कर ली है। तुम भी अपनी योजना बता दो। वक्त शायद तुम्हारे पास कम ही होगा, मेरे पास तो जरा भी नहीं बचा। आप ठीक कह रहे हो बाबा, पर मेरा वक्त आपके वक्त पर निर्भर है। बूढ़े के निर्जन चेहरे पर एक मुस्कान ने दौड़ लगा दी, पर वो मुस्कान बूढ़े के चेहरे पर बने गहरे गड्ढों में हिचकोले खाने लगी थी। बुढ़िया के चेहरे पर मामूली सी नफरत और गुस्सा तो था, पर वो इस वक्त ज़्यादा हाव भाव दिखा नहीं सकती थी। युवक ने एक गठरी बुढ़िया के हाथ में रख दी। मैं सब कुछ जैसा था वैसा ही वापस ले आए हो माता। बुढ़िया ने गठरी कोने में रखी और थोड़ा शांत हो गई। उसे अपनी इन बूढ़ी हो चुकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वो सचमुच ही आ चुका है? वो थोड़े गुस्से से बोली, अच्छा, अब चाय या कुछ और भी बनाना है खुद ही बना लो। तुम कोई मेहमान थोड़े हो। वो तो तुम यूं ही कहीं घूमने फिरने निकल गए होंगे। हमें तो यही लगता रहा, पर तुम बताकर नहीं गए थे, इसलिए थोड़ी चिंता हो रही थी। बूढ़ी के लिए ये ज़रूरी था कि बातचीत आगे बढ़ाने के लिए, पर इससे नौजवान का सीना चलता जा रहा था। अब उसमें इतनी हिम्मत तो होनी ही चाहिए थी सब कुछ सुनने की। नौजवान ने रसोई की ओर खिसकने में भलाई समझी। अपने लिए चाय का गिलास लाकर वो फिर से ज्वरग्रस्त बूढ़े के मंजे के पास पैरों की ओर ज़मीन पर बैठ गया। चाय की चुस्कियाँ उसके अंदर बड़ी मुश्किल से उतर रही थी। उसकी आंखें नीचे झुकी थी। बूढ़े ने तकलीफ़ के साथ बोलना शुरू किया, मुझे पता है कि अब तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तो फिर ध्यान से सुन लो। ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम तो यूं ही किसी और के बहकावे में आ गए। अरे हम इंसान हैं,
तेरे बाबा हैं, तुमने हमारी सेवा की है। जब दुनियादारी में हम अकेले पड़ गए थे तब तुमने हमें सहारा दिया। पर हाँ, एक बात हम बोलते रहे कि तुम नौजवान हो, तुम्हारे सपने शायद रात के अंधेरे में काले रंग के नहीं होंगे। नौजवान ने बूढ़े की आंखों में आंखें डालने की कोशिश करते हुए बीच में कहा, अच्छा बाबा, अब मैं तुम्हारी वसीयत पढ़ना चाहूँगा। इंसानी रिश्तों के मोल भाव का तभी पता चलेगा, मेरा मन तभी स्थिर होगा। मैं उसी वसीयत के कारण ही वापस आया हूँ। बुढ़िया ने मंजे के नीचे रखे छोटे से बंदूक को खोलकर वकील की लिखी वसीयत के कागजों को नौजवान के हाथों में पकड़ा दिया। वैसे ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम ये कागज अभी अपने हाथों से पकड़ो। और अब वक्त ने हमें नए रंग का आसमान दिखाया है। जो भी हो, यह वसीयत तुम वकील के आने के बाद ही पढ़ पाओगे। तुम्हारे बाबा की यही इच्छा है। और कुछ सालों के बाद बूढ़े के इस दुनिया से जाने के बाद बुढ़िया ने महसूस किया कि आखिर उनका नौजवान मुँह बोला बेटा अब उदास रहने लगा है। वो हर काम से जी चुराने लगा है। उसके बनाए खाने में वो स्वाद नहीं रहा। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि इसे बूढ़े के जाने का दुख हो। वैसे भी ये तो उसके जाने का इंतज़ार करता रहा था। दूसरी बात ये भी हो सकती थी कि उसकी शादी की उम्र हो गई हो। ये कारण उसे ज़्यादा ठोस लगा। फिर भी कोई और महत्वपूर्ण कारण भी हो सकता है। उसे लगा वसीयत, कहीं वसीयत के लिए न तड़प रहा हो। उस नवयुग के मन में रहस्यमयी परिवर्तन आ चुका था। उसका मन एक ही बात पर अटका था कि आखिर बूढ़े ने उसे वसीयत में कौन सी अनमोल चीज देनी होगी। उसे एक अदृश्य जादूगर अपने मायावी जादू से मोहपाश में जकड़ जा रहा था। उसके अंदर दो तरह के इंसान उभर रहे थे। एक ऐसा जो सभी को धोखा देकर भागने वाला है, और दूसरा जो बुढ़िया की सेवा और आशीर्वाद से शादी करके बुढ़िया के आंगन में उसके पोते पोतियों की किलकारियों सा के संग जीने वाला। इन्हीं सब बातों में उसका सुख और चैन। बुढ़िया ने बेटे राजकुमार की बेचैनी को देखते हुए उसे एक दिन अपने मृत पति की सारी पेंशन और अपने पुराने गहने उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, मेरी बहू की अमानत है ये गहने। आज से तुम इस घर में मेरी दवा, दूध और सारे खर्च करोगे। कोशिश ये करना कि कुछ बचाकर अपनी शादी के लिए भी बचा लेना। अब शायद तुम्हें वसीयत की ज़रूरत नहीं होगी। सोच लो, नहीं तो शायद वसीयत में इससे ज़्यादा कुछ मिल जाए। वैसे मेरे मरने के बाद भी तो सब कुछ तुम्हारा ही हो जाएगा। अब तुम विचार कर लो। नवयुवक को ज़िंदगी का सबक मिल रहा था। उसकी आंखें खुलने लगी थी। अगर पेंशन के सारे पैसे को सोच समझकर भी खर्च करेगा तो भी आखिर में ख़त्म तो हो ही जाएंगे। तो फिर उसे अब सोच समझकर विचार करना होगा। पर अभी भी उसके दिमाग में वसीयत के कागज़ नहीं निकल रहे थे। वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जब उसके सामने वे कागज़ पढ़े जाएंगे। कुछ दिनों बाद बूढ़े के वकील ने आकर कागज पढ़े। उसमें साफ लिखा था कि बूढ़े फौजी की सारी चल अचल संपत्ति का मालिक उसका गोद लिया लड़का राजकुमार होगा। लेकिन संपत्ति का उसका अधिकार तब होगा जब वो अपने बेटी को बूढ़े के वंश का नाम देगा। अगर वह कुमारा रहा तो उसे संपत्ति का कोई अधिकार प्राप्त ना होगा, बशर्ते वो बुढ़िया माँ की सेवा करते हुए उसे मिलने वाली पेंशन से अपना खर्चा पाने के अधिकार रख सकता है। नौजवान राजकुमार की आंखों में आंसू उतर आए थे जो बुढ़िया ने अपनी पुरानी शॉल के पल्लू से पोंछ डाले थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी बुढ़िया के गहने। हमारे डॉक्टर संदीप शर्मा जी ने इस कहानी के साथ बहुत न्याय किया है। अब देखना ये है कि आपको ये कहानी कैसी लगती है। ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें इस कहानी को। मैं आपका साथी विकास गुप्ता बहुत जल्दी प्रस्तुत होऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए